नमस्कार दोस्तों, फ्रीटवेयर क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपको लगातार संस्कृत, गणित और हिंदी की कक्षाएं प्राप्त हो रही है। उसी श्रृंखला में आज मैं हिंदी की एक बेहद महत्वपूर्ण क्लास आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हो रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने वर्ण विचार पढ़ा और वर्ण विचार में अपन चल रहे थे, अपने स्वरों के वर्गीकरण की बात कर ली थी। स्वरों के वर्गीकरण के बात के बाद में आता है आज अपन पढ़ने वाले क्या है, व्यंजन वर्ण। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण। तो देखिए, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें व्यंजन वर्ण कहेंगे। देखिए, आप देखना सामने परिभाषा बात कर लेते हैं व्यंजन वर्ण की, कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ध्यान देने योग्य बात है, जब अपन स्वर पढ़ रहे थे तो स्वर में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, यानी कि स्वर क्या थे? स्वतंत्र थे, उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा रहा था। लेकिन व्यंजन वर्णों में ऐसा नहीं है। व्यंजन वर्णों में अपन को स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। देखिए कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा कै। क्या लिखा? कै। कै को देखो, कै को हलंत करेंगे तो इसमें से क्या निकल जाएगा? ए। कहने का मतलब क्या हुआ? इस कै को बोलने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ रही है? ए की सहायता लेनी पड़ रही है। कहने का मतलब यानी कि ये कै क्या है? लंगड़ा है। इसको किसकी आवश्यकता है? किसकी सहायता की आवश्यकता है? ए की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे चय, ये चय हलंत है। इसको बोलने के लिए, इसको उच्चारित करने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ रही है? किसकी सहायता लेनी पड़ रही है? ए की सहायता लेनी पड़ रही है। तो व्यंजन की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में देखते हैं कुल जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं। तो 33 कुल व्यंजन वर्ण होते हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहले बात करते हैं, नंबर 1 पे आता है स्पर्श वर्ण, नंबर 2 पे आता है अंतःस्थ वर्ण और नंबर 3 पे आता है क्या? ऊष्म वर्ण। एक बार मैंने आपको बताया था कि हिंदी में जो शब्द होते हैं उन शब्दों में ही उनकी परिभाषाएं छुपी हुई होती हैं। देखिए, स्पर्श व्यंजन, पहले बात करते हैं किसकी? स्पर्श व्यंजन की। तो स्पर्श व्यंजन की परिभाषा देखेंगे कि जो व्यंजन वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, ऐसे व्यंजन वर्ण जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें स्पर्श वर्ण कहा जाता है। कहने का मतलब क्या? नाम ही स्पर्श है, मतलब किसी भी वर्ण का अपन उच्चारण करेंगे तो अपनी जो जिह्वा है ये मुख के किसी न किसी स्थान से जरूर क्या करेगी? स्पर्श करेगी। इसलिए जिन वर्णों को वह स्पर्श करेगी उन्हीं वर्णों को क्या कहा जाएगा? स्पर्श वर्ण कहा जाएगा। जैसे कै, गै, पै, बै, तै, थै। देखिए यहाँ पर यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यानी कि किसी न किसी वर्ण को जरूर किसी न किसी स्थान को जरूर स्पर्श करेगी, तो उच्चारण इनका स्पर्श करता है। जैसे मैं बोलूँ पै, फै, जो इस पै और फै का उच्चारण करते समय हमारे दोनों ओष्ठ हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं? स्पर्श हो रहे हैं। जैसे मैं बोलूं तै, थै, तो तै, थै। तो तै और थै में देखेंगे आप कि तै और थै का उच्चारण करते समय जो हमारी जिह्वा है वो दांतों को स्पर्श कर रही है। किनको स्पर्श कर रही है? दांतों को स्पर्श कर रही है। आप आगे देखेंगे, देखिए कै और गै।
क ग। तो क और ग ये देखो, इनका उच्चारण करते समय जो कंठ है उसको हमारी जो प्राणवायु है वो वहाँ स्पर्श करती है और वहाँ कुछ समय के लिए रुक भी जाती है। ठीक है, तो स्पर्श वर्ण की परिभाषा हो गई। कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो उच्चारण स्थान होते हैं उन उच्चारण स्थानों को किसी ना किसी तरह से वो क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं जब उच्चारण करते हैं। आगे बात करते हैं नंबर, देखो आगे बात करते हैं क्या कि इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इनको क्या भी कहा जाता है, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है, देखिए ये कैसे लेकर के पैवर्ग, कैसे लेकर के पैवर्ग तक इनमें वर्णों का समावेश किया जाता है। कैसे लेकर के पैवर्ग, यानी कि कैवर्ग से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, पैवर्ग। पैवर्ग में कहाँ तक है, मैं तक है। कहाँ तक जाएगा, मैं तक। इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि इनको उद्दित वर्ण भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको संस्कृत की क्लास में बताया था कि जैसे वहाँ बताया था मैंने कि कु चू टू तू पू, कु चू टू तू पू, इनमें ऊ की इच संज्ञा हो जाती है और बच जाते हैं कैवर्ग, चैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग। इनको उद्दित वर्ण भी कहा जाता है। देखिए यहाँ देखेंगे कि कैसे मैं तक कुल 25 वर्ण क्या होते हैं, स्पर्श वर्ण होते हैं। अगर स्पर्श वर्णों की संख्या की बात करें तो स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। यहाँ तक स्पर्श वर्ण की बात क्लियर, आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे बात करते हैं अंतस्थ वर्ण की। देखो अंत, देखो यहाँ आप देखोगे कि इसके नाम में छुपा हुआ है अंत स्ते। अंत यानी क्या हो जाएगा, अंदर, और स्ते यानी स्थित, स्थित यानी स्थित, यानी कि अंदर ही स्थित। तो देख लेते हैं भीतर या अंदर की स्थिति किनके, स्वर और व्यंजन वर्णों के भीतर या अंदर की स्थिति को क्या कहेंगे, अंतस्थ वर्ण कहेंगे। एक बात ये क्लियर कर लेना। दूसरी बात कि स्पर्श व ऊष्म, स्पर्श व ऊष्म, अपन स्पर्श की बात कर लिए, ऊष्म नीचे पढ़ेंगे कि स्पर्श व ऊष्म वर्णों के बीच में पड़ने वाले वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। यानी कि स्पर्श वर्ण और ऊष्म वर्ण, इनके जो बीच की स्थिति है ना उसी को क्या कहेंगे, अंतस्थ कहेंगे। स्पर्श और ऊष्म के बीच की जो स्थिति है उसी को ऊष्म कहेंगे। तो बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक परिभाषा तक आगे देखेंगे कि एक परिभाषा और है कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख के अंदर रह जाते हैं, यानी कि इनका उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु है जो मुख के अंदर ही रह जाती है। जैसे देखेंगे ये संख्या में कितने होते हैं, 4, य र ल व। तो देखेंगे य र ल व, तो इनका उच्चारण करते समय जो हमारे उच्चारण की जो वायु है वो हमारे मुख के अंदर ही स्थित रह जाती है, इसलिए इनको अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी अंतस्थ वर्ण की कि अंदर की स्थिति, अंदर स्थित यानी कि अंदर की स्थिति, भीतर की स्थिति, किनके, स्पर्श और ऊष्म वर्णों के बीच की स्थिति। यानी कि इनका उच्चारण करते हैं तो ये उच्चारण करते समय हमारे मुख के अंदर ही रह जाते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4, य र ल और व। प्रश्न पूछ सकता है कि अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4। यहाँ ये परिभाषा भी आपकी आ सकती है, ये भी आ सकती है और ये भी आ सकती है। कोई डरने की बात नहीं है, आराम से आप इसको हल कर सकते हो। देखिए अब यहाँ लॉजिक की बात यह है कि इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। देखिए कि 4 वर्ण होते हैं, उनमें य और व, य और व को अर्धस्वर भी कहा जाता है और संघर्षहीन वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्धस्वर भी कहा जाता है और संघर्षहीन वर्ण भी कहा जाता है। अर्धस्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो क्या कहा जाता है इनको,
स्वर। अर्धस्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण है ना, इनका उच्चारण स्वरों की तरह होता है। किसकी तरह होता है? स्वरों की तरह होता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है अर्धस्वर किनको कहा जाता है? तो कौन कौन से हो जाएंगे? यह और वह, यह और वह। ध्यान रखना चारों वर्ण नहीं होते हैं, यह और वह ही क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। दूसरी बात कि इनको संघर्षहीन वर्ण भी कहा जाता है। क्या भी कहा जाता है? संघर्षहीन वर्ण। देखो नाम से ही पता चल रहा है संघर्षहीन, संघर्षहीन। संघर्षहीन का मतलब क्या हो गया कि बोलने में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ता है, कि इनका उच्चारण करते समय संघर्ष नहीं करना पड़ता है, या इनको बोलने में किसी प्रकार का क्या नहीं होता है? घर्षण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? घर्षण नहीं होता है। देखिए बोल के देख लेते हैं, यह वह, तो किसी प्रकार का घर्षण हुआ क्या? संघर्ष हुआ? बोलने में जोर आया? नहीं आया। इसीलिए तो इनको क्या कहा जाता है? संघर्षहीन वर्ण कहा जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि इनको अर्धस्वर कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों की तरह किया जाता है। बात दूसरी आती है संघर्षहीन वर्ण की उच्चारण करते समय किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ता है, जोर लगाना नहीं पड़ता है, या उच्चारण में कोई घर्षण नहीं होता है। उच्चारण करके देख लेते हैं, यह वह, तो घर्षण हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं। दो वर्ण बच गए, र और ल की। हाँ, आगे देखते हैं, र की बात करते हैं। यह और वह की अपन ने बात कर ली थी, और अब बात करते हैं र की। इस र को क्या कहा जाता है? लुंठित वर्ण कहा जाता है और प्रकंपित वर्ण भी कहा जाता है। लुंठित का मतलब देखो लुढ़कना, लुढ़कना का मतलब क्या होता है? आगे पीछे होना। प्रकंपित का मतलब क्या होता है? कि कंपन करना, कि जीभ है वो प्राय बीच में आ जाती है। देखो मैं बोलूँगा जैसे र, तो ये जीभ बीच में आ गई और झटके से आगे पीछे चलती है, इसलिए इनको लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। जैसे मैं बोलूं र, तो र में देखो यहाँ तक आई बात, तो र में ये जीभ बीचों बीच आ गई और फिर र, तो पहले आगे गई और फिर हल्की सी पीछे आई, इसलिए इनको लुंठित वर्ण कहा जाता है, प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। कौन से वर्ण को? र वर्ण को। एग्जाम में प्रश्न आता है लुंठित या प्रकंपित वर्ण किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? र को कहा जाता है। आगे देखिए ल, ल को पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब क्या होता है? किनारा। क्या होता है? किनारा। देखो उच्चारण करेंगे तो जीभ है, जीभ ऐसे बीचों बीच में आएंगी और जीभ के दोनों किनारों से, यहाँ एक किनारा ये, एक किनारा ये, इन दोनों किनारों से वायु बाहर निकलती है। क्या निकलती है? वायु बाहर निकलती है। यानी कि उच्चारण करते समय जीभ के दोनों किनारों से वायु बाहर निकलती है। उच्चारण करके देख लेते हैं, ल ल ल, तो देखो ल, यहाँ ये जीभ और जीभ के ये दोनों किनारे हैं, यहाँ वाले, इन दोनों किनारे से वायु बाहर निकल रही है, इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। आगे नंबर व्यंजन वर्गीकरण में नंबर तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरा होता क्या? ऊष्म वर्ण। नाम में पता चल रहा है ऊष्म, ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्म। क्या होता है? गर्म। तो देखेंगे कि उच्चारण करते समय मुख से विशेष प्रकार की उष्म या गर्म वायु निकलती है। जब उच्चारण करेंगे तो मुख से विशेष प्रकार की गर्म या उष्म वायु बाहर निकलती है। देख लेते तो उच्चारण करके, ये संख्या में कितने होते हैं? 4। एक बार बोल देते हैं, स और है। देखिए तो स का उच्चारण करेंगे स,
यहाँ ऐसे लगाओ स, तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ इस भाग में आपको गरम गरम लगेगा, स है, ठीक है। तो उच्चारण करते समय गरम गरम वायु बाहर निकलती है। इस स को बोलते हैं कौन सा स? तालव्य स। इस स को बोलते हैं कौन सा स? मूर्धन्य स। इस स को बोलते हैं कौन सा स? दंत्य स। ध्यान रखना इन चीज़ों की, इनका कर्म भी पूछ लेता है कई बार। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और है। इस है का भी उच्चारण क्या होता है? ऊष्म होता है। है का उच्चारण करेंगे तो वायु है गरम गरम बाहर निकलेगी। हाँ, अब आगे देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। और व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? 2 आधार पर। पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर अपन एक सेपरेट वीडियो बाद में बनाएंगे। वैसे मैंने संस्कृत का उच्चारण स्थान का वीडियो डाल रखा है, उसमें भी आप पहले देख सकते हैं, लेकिन इसका भी बनाएंगे। दूसरे आधार की अपन बात करते हैं तो प्रयत्न के आधार पर। और इसके कितने आधार होते हैं? 3 उप आधार होते हैं। कितने उप आधार होते हैं? प्रयत्न के आधार पर 3 उपाधार, जिसमें पहले की बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर और उच्चारण के आधार पर संख्या कितनी होती है? 8। प्रश्न बन सकता है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आपका उत्तर क्या होगा? 8। क्या होगा? 8। पहला है स्पर्शी व्यंजन। कौन सा होता है? स्पर्शी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 16। कितनी होती है? 16। परिभाषा की बात करते हैं। स्पर्शी यानी नाम से ही पता चल रहा है स्पर्श करेगा। तो देखो कि फेफड़ों से निकली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श करके बाहर निकलती है। वाग यंत्र जिससे अपन बोलते हैं, यानी कि मुख के अंदर किसी ना किसी भाग को टच करेगी, स्पर्श करेगी और फिर वो वायु है वो बाहर निकलेगी। इसको क्या बोलेंगे? स्पर्शी व्यंजने बोलेंगे। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। अब वो 16 कौन सी होती है? देखो प्रारंभिक यानी कि अपने वर्ग के जो 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, ट, प। यहाँ पर क, च, ट, त और प। इस च वर्ग को छोड़ देंगे और क, ट, त, प। ये प्रारंभिक जो देखो क, ट, त, प, इन वर्गों के प्रारंभिक 4 वर्ण क्या कहलाएंगे? स्पर्शी व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। कौन कौन से वर्ण? ध्यान दे लेना। क, ट और प के। समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं संघर्षी। तो संघर्षी की आपको पहले परिभाषा बताई कि संघर्षहीन जिसमें संघर्ष नहीं करना पड़ता है। संघर्षी यानी जिसमें संघर्ष करना पड़ता है, घर्षण लगता है। तो देख लेते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। देखो परिभाषा देखते हैं कि 2 उच्चारण अवयवों का काफी निकट आ जाना, यानी कि जिनसे अपन उच्चारण करते हैं उन उच्चारण अवयवों का निकट आ जाना और जिससे मार्ग का छोटा हो जाना। 2 उच्चारण अवयव हैं, इस प्रकार से ये निकट आएंगे तो ये जो उनका मार्ग है वो क्या हो जाएगा? ये जो मार्ग है ना, ये क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जिससे क्या होता है? जिससे वायु घर्षण करके, अब इतना ये संकरा होगा, छोटा हो गया, तो इससे जो वायु है ना ये घर्षण करके बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी? घर्षण करके बाहर निकलेगी। एक बार परिभाषा फिर से देख लेते हैं कि 2 उच्चारण अवयवों का काफी निकट आ जाना, जिससे मार्ग का छोटा हो जाता, जिससे मार्ग क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है और वायु घर्षण करके बाहर निकलती है, यानी कि रगड़ करके बाहर निकलती है वायु। वो कौन से होते हैं? जो सभी ऊष्म वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? संघर्षी व्यंजन वर्ण होते हैं। संख्या कितनी हो गई रे? 4। कितनी हो गई? 4। संघर्षी का मतलब आप समझो कि रगड़ को लागर बार ना वो, है ना, यानी कि कोई भी वर्ण भी को उच्चारण करांगा तो यानी कि 2 जो अवयव होते हैं, यानी कि दोनों अवयवों का पास में आ जाना और जिससे पास में आएंगे तो मार्ग क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। छोटा होगा तो सीधी सी बात है शंकरी गली से में से कोई घुसेगा ना तो उसमें रगड़ का उड़का लगेगा, सीधी सी बात है। इसलिए इनको संघर्षी वर्ण कहते हैं। आगे हैं स्पर्शी
सॉरी स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो देखो इसमें कौन से वर्ण आएंगे कि चय वर्ग के, कौन से वर्ग के, चय वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण, चय वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण किसमें आएंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण में आएंगे। तो 4 प्रारंभिक वर्ण चय, छय, जय और झय। आगे देखते हैं नंबर 4 की नासिकेय व्यंजन। नासिकेय यानी कि जिनका उच्चारण किससे किया जाता है, नाक से। और प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है वो क्या होता है, नासिकेय वर्ण होता है। इसमें आ जाएगा ङ, ञ, न और मैं। तो इनका उच्चारण कहाँ से किया जाता है, नाक से, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, नासिकेय व्यंजन। अगली बात करते हैं संघर्षहीन। संघर्षहीन, उनमें देखो संघर्ष लग रहा था, इसमें आ जाएगा संघर्षहीन। तो यह और वह, ये 2 वर्ण ऐसे हैं जिनको संघर्षहीन वर्ण कहा जाता है। संघर्षहीन का मतलब है इनमें संघर्ष नहीं लगता है, इनमें रगड़ नहीं लगती है, यह और वह, ये 2 वर्ण होते हैं। बात समझ में आ गई। इसके बाद में बात करते हैं नंबर 6 की प्रकंपित। प्रकंपित को अपन लुंठित वर्ण भी बोलते हैं, र, यानी कि जीभ का बीचों बीच आ जाना और फिर रगड़ के साथ आगे जाना और हल्के से पीछे आना, इसको क्या कहा जाता है, प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। आगे है नंबर 7 पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक का मतलब क्या होता है, किनारा या बगल। इसमें एक वर्ण आता है, कौन सा, ल। पार्श्विक में जीभ के दोनों बगलों से, जीभ के दोनों किनारे से वायु क्या निकलती है, बाहर निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक वर्ण कहते हैं। बात समझ में आ गई। उक्षिप्त या ताड़न जात। उक्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ, ताड़न जात का मतलब भी क्या होता है, फेंका हुआ। और इसमें आते हैं अड़ और ढ, अड़ और ढ। अड़ देखो जीभ बीचों बीच में आएगी अड़, और ये एकदम से जीभ की नोक है ना अड़, ये बाहर आएगी और बाहर आते ही उच्चारण में ये वायु है ना, ये भी एकदम से बाहर निकलेगी, अड़ ढ, अड़ ढ। तो इस प्रकार से अड़ और ढ, ये 2 उच्चारण या 2 वर्ण ऐसे हैं जिनको उक्षिप्त या ताड़न जात वर्ण कहा जाता है। दूसरे वर्गीकरण की बात करते हैं। दूसरे वर्गीकरण की बात करते हैं तो घोष और कंपन के आधार पर, घोष का मतलब भी क्या होता है, कंपन। क्या होता है, कंपन। और इसके कितने भाग होते हैं, 2। घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों के कितने भाग होते हैं, 2। पहला पढ़ लेते हैं, घोष या सघोष। घोष या सघोष। सघोष का मतलब स, यानी स का मतलब क्या हुआ, 7। स का मतलब क्या हुआ, 7। और घोष का मतलब क्या हुआ, कंपन। क्या हुआ, कंपन, यानी कि कंपन के साथ। देखिए ऐसे 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 31 वर्ण, जिनमें आ जाएंगे कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग का 3रा, 4था और 5वां वर्ण। प्रत्येक वर्ग का 3रा, 4था, 5वां वर्ण। जैसे मैं क वर्ग से बात करूं तो क वर्ग से आ जाएगा क्या, क ख ग। क्या आ जाएगा, क ख ग। इनकी प्रत्येक वर्ग से 3रा, 4था, 5वां वर्ण तो ये आ जाएंगे, य, र, ल, व और है, ये आ जाएंगे। और सभी स्वर इस प्रकार से कुल मिला के इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 31। प्रश्न पूछ सकता है घोष या सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 31 होती है। क्लियर। आगे बात करते हैं इसके दूसरे भाग की। तो अघोष वर्ण, अघोष यानी कि जिनका उच्चारण है यानी यानी नहीं, और घोष यानी कंपन, जिनमें कंपन नहीं लगता है, उनमें कौन से आ जाएंगे, वहाँ 3रा, 4था, 5वां आया तो सीधी सी बात है, रटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कौन से आ जाएंगे, पहला और दूसरा वर्ण। इसके बाद कौन कौन से आएंगे, स और स, 3 वर्ण ये आ जाएंगे। इस प्रकार से 5 दूनी 10 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, कितने, 13 वर्ण कौन से होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। ध्यान रखना कौन कौन से, वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों स, ये किस में आ जाएंगे, अघोष वर्ण में आ जाएंगे। आगे बात करते हैं नंबर तीसरे वर्गीकरण की, श्वास या प्राणवायु के आधार पर, और इसके भी कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। देखो पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। अल्प यानी कम, जिसमें कम प्राणवायु लगे, महाप्राण जिसमें ज्यादा प्राणवायु लगे। तो देखिए अल्प प्राण में कम प्राणवायु लगती है, तो इसमें कौन से आ जाएंगे, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। पहला देखो जैसे क वर्ग का पहला क,
क्या बोले, कै। अब बोलो ख। तो कै के मुकाबले ख में प्राणवायु ज्यादा लग रही है, इसलिए ये तो कौन सा हो गया, महाप्राण, और ये कौन सा हो गया, अल्प प्राण। कहने का मतलब क्या हुआ, जितनी भी विषम संख्याएं हैं वो किस में आ जाएंगी, अल्प प्राण में। किस में आ जाएंगी, अल्प प्राण में। तथा उसके अलावा क्या क्या, यह, र, ल और व। इस प्रकार से ये जो सभी वर्ण हैं ये क्या हैं, अल्प प्राण हैं। कौन कौन से, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा यह, र, ल, व, और जो सभी स्वर वर्ण हैं वो सारे किस में आएंगे, अल्प प्राण में आएंगे। देखो ए, आ, इनमें प्राणवायु क्या लगती है, कम लगती है। आगे बात करते हैं इसी के दूसरे भाग की, महाप्राण। महाप्राण यानी कि अल्प प्राण के मुकाबले इसमें वायु क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। तो देखिए दूसरा और चौथा यानी कि सम संख्या किस में आ जाएंगी, महाप्राण में। किस में आ जाएगी, महाप्राण में। और इसमें इसके अलावा कौन से आ जाएंगे, स और है। इस प्रकार से ये दूसरा, चौथा वर्ण तथा स और है ये किस में आ जाएंगे, महाप्राण में आ जाएंगे। आप शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि फिर से मैं बता देता हूं कि घोष कंपन के आधार पर दो भाग होते हैं, जिनमें घोष और अघोष। घोष में आएंगे कौन से वर्ण हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और यह, र, ल, व तथा सभी स्वर। इसके बाद में बात करते हैं अघोष। अघोष में आते हैं 13 वर्ण, जिसमें वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और तीनों स। इसके बाद में श्वास या प्राणवायु के आधार पर बात करते हैं तो इसके भी दो भाग होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण में सारे स्वर आ जाएंगे और विषम संख्या वाले वर्ण यानी कि पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। इसके अलावा यह, र और ल, व। इसके बाद में महाप्राण, दूसरा, चौथा, स और है। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, तो प्लीज़ गाइज इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि इससे भी शानदार कंटेंट आपको मिलेगा। धन्यवाद।